दोस्तों बहुत ही फेमस लाइन है, इसको यहीं पर आप याद कर लें। कोवार्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलिएंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ एट वंस। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉकिंग है ये टॉकिंग सीन है दोस्तों। कैलिफोर्निया और जूलियस सीजर के मध्य ये वार्तालाप चल रहा है और यहाँ पर जब कैलिफोर्निया उनको कहती है कि देयर आर नो कॉमेट्स सीन इन द स्काई व्हेन पुअर्स डाई, जब गरीब लोग मरते हैं तो आकाश का कोई भी सितारा उनकी भविष्यवाणी नहीं करता। ये आसमान के सितारे, आकाश के सितारे केवल राजाओं की मृत्यु की भविष्यवाणियां करते हैं। तब उसके जवाब में उनको रोकना चाहती हैं, तो यहाँ पर जूलियस सीजर अपना आंसर देते हैं और कहते हैं कोवार्ड्स की जो कायर लोग होते हैं डाई मर जाते हैं मैनी टाइम्स, कई बार, बिफोर देयर डेथ, अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले जो कायर लोग होते हैं वो कई बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। द वैलिएंट जो बहादुर लोग हैं, नेवर टेस्ट, वो कभी भी नहीं टेस्ट करते। जब भी उनका मृत्यु से सामना होता है तो वो एक ही बार उसको टेस्ट करते हैं और बहादुरी के साथ उसका सामना करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जो है दोस्तों यहाँ पूछा गया है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो सही आंसर आपको पता लग गया क्योंकि टॉकिंग है कैलिफोर्निया और जूलियस सीजर की, तो जूलियस सीजर प्ले से ही ये लाइनें ली गई हैं। इंपॉर्टेंट कोट है बहुत ज्यादा, जरूर याद रखिएगा। शेक्सपियर वॉज बोर्न इन, शेक्सपियर का जन्म कब हुआ सबको मालूम है, 1564 में, 1616 में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। द राइटर ऑफ कैरियोलैनस इज, इनके सारे वर्क जो हैं दोस्तों 37 प्ले, सभी का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। 37 के 37 प्ले का आपको नाम याद होना चाहिए और इनकी जो गिनी चुनी 4-5 पोएम हैं उनके नाम आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनका वर्क है कि नहीं है, तो आपको अगर नहीं याद है तो आप फिर क्वेश्चन को मिस कर दोगे। कैरियोलैनस इज ए वर्क बाय विलियम शेक्सपियर। और देखिए एक चीज और आपको स्पष्ट बता दूं कि अगर शेक्सपियर से मिलते जुलते वर्क आपसे पूछे जाएंगे किसी के वर्क को इंक्लूड करके, तो केवल 2 लोगों का नाम आता है, क्रिस्टोफर मार्लो। एक तो क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क, 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनके वर्क के साथ मैच करके शेक्सपियर का वर्क पूछ लिया जाता है। तो क्रिस्टोफर मार्लो हैं, एक मैंने अभी ऊपर आपको नाम बताया था बेन जॉनसन, बेंजामिन जॉनसन, तो बेन जॉनसन के वर्क, और कभी कभी फ्रांसिस बेकन का जो वर्क है उनको भी इनके साथ मैच करके दोस्तों पूछ लिया जाता है। तो ये 3 नाम इनके वर्क आप जरूर याद रखिएगा। तो आसान तरीका ये है कि उन तीनों के वर्क आप याद ना करें, आप शेक्सपियर के वर्क याद कर लें तो आपको अच्छे से पता रहेगा। One of the best plays, The Tempest, is the last of Shakespeare's plays. He was inspired to write it by which incident? देखिए पूछा गया है कि जो प्ले है शेक्सपियर का टेम्पेस्ट, उसको किस इवेंट से प्रभावित माना जाता है, इंस्पायर्ड माना जाता है? तो सिंकिंग ऑफ ए शिप, द डिफीट ऑफ अर्मडा, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ ए शिप दैट हैड डिसअपीयर्ड। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये जो कहानी है शेक्सपियर ने जो टेम्पेस्ट की कहानी ली है, ये रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ ए शिप दैट हैड डिसअपीयर्ड, एक्चुअली बरमुडा ट्रायंगल में एक जहाज लापता हो गया था, खो गया था, और उसके कुछ वर्ष बाद उसके जो सेलर्स थे वो वापस मिल गए थे दोस्तों। 1-2 लोग बच करके आ गए थे, तो उन्हीं सेलर्स की मेमोरी में उनको याद करते हुए और उनको एक थीम के रूप में लेते हुए शेक्सपियर ने जो है इंस्पायरेशन ली और उन्होंने वर्क लिखा दी टेम्पेस्ट। तो सही आंसर जो है दोस्तों वो है रिटर्न ऑफ द सेलर्स, नाविकों का वापस आना, ऑफ ए शिप, एक जहाज से, दैट हैड डिसअपीयर्ड, जो गायब हो गया था। तो ये कहानी दोस्तों बरमुडा ट्रायंगल में गायब हुए एक जहाज के नाविकों की है जो वापस लौट करके आ गए थे।
व्हाट इज द ईयर ऑफ द डेथ ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर की डेथ का ईयर क्या है? तो 1616 है दोस्तों। शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज प्रोड्यूस्ड इन, मर्चेंट ऑफ वेनिस को कब लिखा गया है? 97 में, 98 में, 99 में, 96 में। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट डेट जो है वो 1598 है दोस्तों, 1598। मर्चेंट ऑफ वेनिस इज, देखिए एक तो शेक्सपियर के वर्क के साथ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए ये पुराना वर्क है, पुराना क्वेश्चन है 2003 में, यानी लगभग 20 साल पहले का ये क्वेश्चन है जो टीजीटी में पूछा गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनमें 3 प्रकार से डेट पूछी जाती है। वो 3 प्रकार से कौन सा है दोस्तों? एक तो कंपोजिंग डेट, एक परफॉर्मेंस की डेट और एक दोस्तों पब्लिकेशन की डेट। तो अगर डेट पूछी जाएगी तो कंपोजिंग, परफॉर्मेंस या पब्लिकेशन की डेट पूछी जाएगी। तो पब्लिकेशन की डेट आपको मालूम है कि पब्लिश तो ये एक्चुअली जो फोलियो आया है 1623 में उसी में हुए हैं, और कंपोजिंग और परफॉर्मेंस की डेट अगर पूछी जाती है तो वो उतने सटीक नहीं है दोस्तों। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि हर जो इस तरह के डेट वाला क्वेश्चन है उस पर विवाद ओरिजिनेट होने के पूरे चांस रहेंगे, इसीलिए एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं देता है। The fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves that we are underlings। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी स्पीच है और यहाँ पर मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है ब्रूटस को कैसियस के द्वारा। देखिए लिखा है कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज, क्यों कैसियस ने इस बात को कहा है कि द फॉल्ट, जो फॉल्ट है डियर ब्रूटस, इज नॉट इन आवर स्टार्स, वो हमारे स्टार्स, हमारी भविष्य निधि का नहीं है, हमारे भविष्य का नहीं है, बट इट इन आवरसेल्व्स, परंतु हम तो स्वयं में उससे प्रभावित होते हैं, दैट वी आर अंडरलिंग्स। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, ही लव्स ब्रूटस एंड वांटेड टू सी हिम ऑन द टॉप, नो। ही हेट्स ब्रूटस एंड वांटेड टू किल हिम, he hates Caesar and wanted to kill him, he was jealous of growing power of Caesar and wanted to incite Brutus against Caesar। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो है वो डी होना चाहिए। देखते हैं आंसर, यस डी आंसर इज करेक्ट, क्योंकि जो कैसियस है ही वाज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर, वो सीजर की बढ़ती हुई शक्ति से जेलस है, एंड वांटेड टू इंसाइट, और वो वह जानता है कि बिना ब्रूटस की मदद लिए वो सीजर के अगेंस्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए वो इंसाइट करता है, भड़काने का प्रयास करता है किसको? ब्रूटस को, अगेंस्ट सीजर, सीजर के खिलाफ। तो दोस्तों वो यहां पर ये पंक्ति कहता है, तो आप ध्यान रखिएगा कैसियस की ये लाइन है दोस्तों। रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग, माई लाइफ इज फोर्स डेथ। दोस्तों यहां पर एक कोटेशन छोटी सी दे दी गई है और पूछा गया है कि इसका क्या अभिप्राय है, क्या मीनिंग है। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि कोट्स की अगर बात आएगी तो आपसे शेक्सपियर के प्लेस के कोट्स ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां पर कहा गया है माई लाइफ इज माई फोर्स डेथ। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं और थोड़ा ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। दैट he had to marry someone from whose father he had taken a loan, no. That someone was trying to kill him, no. That he loved Juliet who was the daughter of the enemy of his family, yes। दोस्तों this is the correct answer। अब आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपको समझा देता हूं दोस्तों। एक्चुअली रोमियो और जूलियट, जूलियट बिलोंग करती है कैपुलेट फैमिली से, और इसी प्ले के अंदर दोनों लोगों को दिखाया गया है अलग अलग वर्ग से, और ये आपस में प्रेम करने लगते हैं। तो उस प्रेम के कारण दोस्तों इनके जो
जो ग्रुप हैं, जो फैमिलीज हैं, वो आपस में पहले से ही उनमें शत्रुता चली आ रही है। अब जब रोमियो को इस बात का पता लगता है कि जूलियट जो है उस वर्ग से रिलेटेड है, उस वर्ग की है जो हमारे शत्रुओं का है, तब वो कहता है कि माई लाइफ, मेरा जो जीवन है, अर्थात जूलियट जिससे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूं, इज माई फोज डेब्ट, वो मेरा जो फो है, मेरा जो शत्रु है, उसका एक कर्जा है, एक उधार है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे को मेरी जूलियट मिली है। अगर वो ना होते तो मेरे को मेरी जूलियट नहीं मिलती। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, दैट ही लव्ड जूलियट, वह जूलियट को प्रेम करता है। हु वाज द डॉटर, जो पुत्री है, ऑफ द एनिमी, शत्रु की, ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली के। तो दोस्तों कैपुलेट फैमिली को ध्यान रखिएगा, जूलियट जो है वो कैपुलेट फैमिली से है। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो, बहुत ही फेमस छोटा सा एक कोट है, एक वर्क है दोस्तों रॉबर्ट ग्रीन का। रॉबर्ट ग्रीन का एक वर्क है द ग्रॉट वर्थ ऑफ विट। उस वर्क में उसको पंफलेट के रूप में कहा जा सकता है। उस वर्क में दोस्तों ये वर्क फेमस हो गया बहुत ज्यादा। रॉबर्ट ग्रीन ने उसमें शेक्सपियर को कहा है कि शेक्सपियर is an upstart crow beautifies with the feather of university wits। तो ऐसा कहा गया है कि इन्होंने इन पर आरोप लगाया है, शेक्सपियर पर अटैक किया है अपस्टार्ट क्रो के रूप में। ये तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्लेगियरिज्म के द्वारा, यानी साहित्यिक चोरी के द्वारा अपने आप को सजाया है, अपने आप को, अपनी रचनाओं को डेकोरेट किया है। डायरेक्टली अगर आपसे कहूं तो शेक्सपियर पे साहित्य की चोरी, दूसरों के साहित्य को चुरा करके अपना साहित्य बनाने का सीधा सीधा आरोप लगाने वाले रॉबर्ट ग्रीन हैं दोस्तों। तो इन्होंने ही शेक्सपियर को कहा है, शेक्सपियर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइज विद द फेदर्स ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। From which play of Shakespeare is the following line taken? यह जो लाइन है ये किस प्ले से ली गई है? Life is a tale told by an idiot full of sound and fury। हैमलेट से ली गई है, टेम्पेस्ट से ली गई है, मैकबेथ से ली गई है कि रोमियो एंड जूलियट से ली गई है? तो ये लाइन आपने दोस्तों जरूर पढ़ी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार हम इस लाइन को सुनते हैं, स्टेज पर सुनते हैं और हम भूल जाते हैं, हम ये जानने का प्रयास नहीं करते। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, कोशिश कीजिए रिकॉल करने की। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, किसने कहा है? पहले तो ये सोचिए कि ये कहा किसने है। तो दोस्तों ये जो लाइन है ये मैकबेथ प्ले से ली गई है, मैकबेथ प्ले से ली गई है लाइन, और ये मैकबेथ के ही शब्द हैं दोस्तों। मैकबेथ प्ले में मैकबेथ के ही शब्द हैं। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, कि लाइफ, जीवन जो है वो एक कहानी है, टोल्ड जिसको कहा गया है किसी बेवकूफ के द्वारा, फुल ऑफ साउंड जो विभिन्न प्रकार के विचारों से परिपूर्ण है, एंड फ्यूरी और उग्रता से भरी हुई है। तो लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट इज ए सेइंग फ्रॉम द प्ले मैकबेथ एंड दीज वर्ड्स आर अटर्ड बाय मैकबेथ। ये मैकबेथ के द्वारा कहे गए हैं दोस्तों जब लेडी मैकबेथ की मृत्यु हो जाती है उसके बाद। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? दोस्तों पूछा गया है कि अथेलो की जो स्टोरी है उसकी सेटिंग कहां पर है, प्लेस कहां दिखाया गया है, कौन सी कंट्री है, कौन सी जगह है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा है कि शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनका जो स्टार्टिंग प्लेस है वो आप जरूर याद रखिएगा, और मैंने आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया है। तो कम से कम जो इम्पोर्टेंट प्ले हैं उनकी जो सेटिंग है, जो प्लेस है, जो कंट्री है, वो स्थान जरूर आप याद कर लें।
तो इन विच कंट्री, जैसा कि आपको मालूम है ओथेलो को पूर्ण रूप से अगर लिखते हैं तो कहा जाता है ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। क्या कहा जाता है? ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। तो यहां पर जैसे ही आपने नाम पूरा पढ़ा ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस, तो आपको ध्यान आ गया कि ओथेलो की जो सेटिंग प्लेस है वो वेनिस है। Which play of Shakespeare is regarded as the tragedy of overlapping ambition? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ओवरलैपिंग एम्बिशन किस प्ले में है। हैमलेट में रिवेंज है, ओथेलो में जेलसी है और मैकबेथ में ओवरलैपिंग एम्बिशन है। महत्वाकांक्षा, कुछ बनने की, एक के बाद एक दूसरी चीज को हासिल करने की महत्वाकांक्षा ही इस प्ले को ट्रेजेडी के रूप में बदलती है या इस प्ले को ट्रेजेडी बनाती है। तो ओवरलैपिंग एम्बिशन इज द मोस्ट सर्कुलेटेड थीम इन मैकबेथ। द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर का जो सोनेट का नंबर है, यानी कितने सोनेट कुल उन्होंने लिखे हैं दोस्तों, तो 154 है, आपको अच्छे से मालूम है। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न, कब पैदा हुए? 1564 में। हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में हीरोइन कौन है? तो मिरांडा है। कई बार ये क्वेश्चन हो गया है दोस्तों।